वेलकम टू आर्या आईएएस यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज मैं भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके पास पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की। ऑप्शन देखिएगा, 1 नवंबर 1858, बी कह रहा है 31 दिसंबर 1857, सी कह रहा है 6 जनवरी 1958 और डी कह रहा है 17 नवंबर 1859। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और लॉर्ड कैनिंग ने इसको प्रयागराज से संबोधित किया और वहाँ से यानी 1858 से ही भारत पर अब ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण हो जाएगा और महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनाई जाएंगी। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो नियम चल रहा था ब्रिटिश कंपनी के अधीन, उसमें निदेशक मंडल और जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे और नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार भारतीय सचिव को दे दिए गए। और भारतीय सचिव जो थे जिनको बनाया गया था वह ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो ये सब चीज़ें थी। और इसको जब 1858 का नियम आया तो उस समय अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो लॉर्ड पामस्टन ने उतनी समय कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए अब ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। और यहाँ पे जो भारतीय सचिव की बात हो रही है तो उसमें 15 सदस्यों की सभा थी जिसमें भारतीय परिषद की स्थापना की और इसमें जो शेष 7 सदस्यों का चयन कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। यानी 15 में 9 जो ऐसे सदस्य जो कम से कम 10 वर्ष भारत में सेवा कर चुके हों और अपनी नियुक्ति के समय उन्होंने भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक समय ना हुआ हो। तो इस तरह भारत सरकार अधिनियम 1858 में ये चीज़ें थी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और आगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर ले रहे हैं। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा गया। 1858 का अधिनियम, बी कह रहा 1861 का अधिनियम, सी कह रहा 1862 का अधिनियम और डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार 1858 का अधिनियम ईस्ट इंडिया की कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा गया। ऐसा क्यों कहा गया कि अब कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी। कंपनी जो है अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य करेगी। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो अभी तक गवर्नर जनरल थे अब वह वायसराय बन जाते। वायसराय का अर्थ होता है कि अब गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था अब वह ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा की आज्ञा अनुसार कार्य करेगा। यानी अब वह कोई भी युद्ध, कोई भी उपहार, कोई भी दूसरे राजा से समझौता बिना ब्रिटिश राजा की सहमति के बिना नहीं करेगा। इससे पहले क्या नियम था कि गवर्नर जनरल किसी भी राजा से युद्ध करके उसके राज को हड़प लेते थे, किसी भी राजा के ऊपर दोष लगाकर उसके साम्राज्य को छीन लेते थे। तो अब इसके लिए उनको अनुमति लेना पड़ेगा। यानी वायसराय का अर्थ हो गया एक तरह से ब्रिटिश सरकार का एजेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने कहा ये चीज़ वीडियो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरित कर दिया। अभी मैंने चर्चा की है तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही बात कही गई है। नेक्स्ट देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया तो बहुत अच्छा 1858 में। नेक्स्ट देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ से। तो ऑप्शन में इलाहाबाद, ऑप्शन में इलाहाबाद की जगह अगर अब प्रयागराज भी आता है तो इसमें आप लोग प्रयागराज ठीक करिएगा।
क्योंकि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। बी, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। सी, गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन। डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1909 का माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का स्थान देकर कहीं न कहीं उनको भारत के हिंदुओं से लड़वाने का प्रयास किया और यही परिणति देश के विभाजन का कारण बनी। और इसी तरह माल्ले मिंटो सुधार में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो भारत में अच्छी भी कही जा सकती हैं और बुरी भी कही जा सकती है। बुरी क्या थी कि भारत की एकता को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया गया और भारत में मुसलमानों को एक अलग देश के रूप में, एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाने का प्रयास किया गया। और कुछ फ़ायदेमंद ये रहा कि यहाँ पे अब प्रशासन को थोड़ा अच्छा बनाया जाने के लिए व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की गई थी। मीन्स यहाँ पे अब एक नई व्यवस्था भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय हुआ। सबसे बड़ी बात कि पूछा जाए कि 1909 की विशेषता क्या थी, तो भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। मतलब संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना असंभव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, व्यावसायिक सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि महत्वपूर्ण कदम थे। ये सुधार उदार निरंकुशता या संयोग की नीति की चरम सीमा थी। बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें थी, बहुत चीज़ें खराब थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। बी कह रहा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, माल्ले मिंटो सुधार 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। तो मित्रों, इस प्रकार आप लोग जान गए कि माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, फूट डालो करो की नीति किस में आई? तो 1909 में आई। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय पहली बार कब हुआ? तो 1919 में हुआ। भारत में ऐसी चीज़ों के यानी को बात की जा रही थी कि इसका लक्ष्य क्या था, यानी माल्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य पूछ लिया जाए तो यहाँ अधिनियम के दोषों को दूर करना था। किस अधिनियम के दोषों को दूर करना था? तो 1892 के अधिनियमों को दोष को दूर करना और उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन किया जा सकता है। इस अधिनियम में तत्कालीन जो थे भारत सचिव क्या थे? माल्ले। तथा वायसराय की बात की जाए तो मिंटो थे। प्रश्न पूछा जाएगा 1909 में वायसराय कौन थे? तो आप लोग सीधे से बता दीजिएगा, माल्ले आएगा, मिंटो आएगा, चेम्सफोर्ड आएगा, कैनिंग आया था। तो आप लोग मिंटो वायसराय नियुक्त किए गए थे, जिन्हें माल्ले मिंटो, और मिंटो कौन थे? तो भारत सचिव थे। और इनकी रिपोर्ट किनकी रिपोर्ट के आधार पर ये पारित हुआ? तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ। अब इसमें केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी और इनमें भी 32 गैर सरकारी थे, 27 निर्वाचित होते थे, 5 नॉमिनेटेड होते थे। और प्रांतीय विधान परिषद की बात कही गई, यानी बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। छोटे प्रांतों की संख्या 30 कर दी गई। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका यानी केंद्रीय तथा प्रांत के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। एक हो जाएंगे पदेन सदस्य हो जाएंगे, दूसरा मनोनीत सरकारी अधिकारी हो जाएंगे, तीसरा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य हो जाएंगे, चौथा निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पे बहुत मैंने कहा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे, इसलिए इसको आप लोग ये कर लीजिएगा टिक। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान को स्वीकृत किया गया? तो 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट देखिए,
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। मैं एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछता हूँ जिससे आपको कंठस्थ हो जाए और आप लोग परीक्षा में गलती ना करके आएँ। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकृत कर दी गई? तो 1909। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा 1909। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। अब मित्रों 1833 का चार्टर एक्ट में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैं बताना चाहता हूँ जिससे कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो यहाँ पे बंगाल, सबसे पहली बात कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। और क्या कहा कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए अब क्या बनाना है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया और नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। यानी गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। और क्या था मित्रों, तो इस अधिनियम की धारा 87 के तहत सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। यानी एक ऐसी व्यवस्था की गई कि अब भारत में भारतीयों को भी कंपनी के अधीन चयन पाने का अवसर प्राप्त हो गया। यानी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार से ही समाप्त कर दिया गया। प्रश्न बनेगा कि भारत के किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का राजलेख। और इसमें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया विलियम बेंटिंक को। और इसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी धर्म, जन्म, मूल स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और इसमें विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। यानी 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। प्रश्न बनेगा प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो 1833 के राजलेख के द्वारा 1834 में इस आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने की। यानी प्रथम विधि आयोग कब बना? 1833 के राजलेख द्वारा 1834 में। और इसमें क्या बातें कही गई? तो इसमें इस एक्ट में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। और 1843 में नियम 5 से इसका उन्मूलन कर दिया गया। और लॉर्ड एरेनबलो 1883 में जब दास प्रथा समाप्त किए उस समय भारत के क्या थे? तो उस समय भारत के यह गवर्नर जनरल थे। बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा इसमें वीडियो में चर्चाएं होंगी जो अन्यथा कहीं नहीं आपको मिलेगा। बहुत क्वेश्चन अच्छा है। द्वैध शासन निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1900 का भारत अधिनियम, 1919 का भारत अधिनियम, 1935 का भारत अधिनियम। तो मित्रों द्वैध शासन का मतलब हो गया कि अब जो सरकारें बनेंगी वह 2 स्तर से कार्य करेंगी। एक प्रांतीय होंगी, एक क्या होंगी? राज्य वाली होंगी प्रांतीय। यानी एक लोकल गवर्नमेंट होगी, एक राष्ट्रीय गवर्नमेंट होगी। और इसमें इसका पहले मैं राइट ऑप्शन भी बता दूं तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें द्वैध शासन की बात कही गई। किसकी बात कही गई? द्वैध शासन, यानी डुअल सिस्टम अप्लाई इन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। क्या था उतनी समय? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता है।
क्या बातें थी इसमें मित्रों? तो इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कही गई। और अब जो भारतीय सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, कब? इसी एक्ट के माध्यम से। और इसमें क्या कहा गया मित्रों कि भारत में जो विषय होंगे एक सुरक्षित विषय होंगे, रिजर्व सब्जेक्ट, जैसे राजस्व हो गया, न्याय हो गया, राजस्व हो गया, न्याय हो गया, वित्त हो गया। और दूसरी तरफ सुरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट भी होंगे। एक तरफ सुरक्षित विषय होंगे, एक तरफ हस्तांतरित विषय होंगे। सुरक्षित में मैंने कहा राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि होंगे। हस्तांतरित विषय ट्रांसफरेबल्ड सब्जेक्ट जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषय होंगे। तो इस तरह दो तरह के विषय होंगे, जिसमें जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वह गवर्नर जनरल, जिसको आप लोग कहते थे, या वायसराय 1858 के बाद बन जाते हैं, वह ने कहा, यानी कि जो पैसे से संबंधित कार्य है वह क्या करेगा, वायसराय अपने पास रखेगा। और शासन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, यह अपने अधीनस्थ जो प्रांतों के राजा थे उनके माध्यम से करेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट मैंने कहा, ये वीडियो की श्रृंखला चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में दैश शासन डायरकी किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, आप लोग बता दीजिएगा। 1919 का। इसको और किस नाम से जाना जाता है? मोंटेस्क्यू। क्या कहा जाएगा? मोंटेस्क्यू। चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों सुधार कहा जाता है? तो आप लोग जान गए कि यहाँ शासन में उत्तरदायी शासन की बात कही जाएगी। भारतीय राजस्व का खर्च, भारतीय सचिव का खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की जाएगी, यानी केंद्रीय विधान परिषद तथा का स्थान राज्य परिषद तथा विधानसभा की बात कही गई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 60 थी। 34 क्या होते थे? निर्वाचित होते थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। तो इस तरह विधानसभा और विधान परिषद की बात कही गई। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो चल रहा है मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो। भारत में द्वैत शासन की स्थापना, तो हमने बताया कि क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा। कहीं मार्ले मिंटो सुधार आएगा, तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाएगा, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम आ जाएगा। तो क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पूछ सकता है, भारत सरकार अधिनियम पूछ सकता है। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि द्वैत शासन की समाप्ति कब हुई, तो 1935 में हुई। 1935 में द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है। कहाँ से होती है? तो राज्य से होती है। केंद्र में अभी भी द्वैत शासन लागू होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था करती है? तो द्वैत शासन 1909 क्या हमने बताया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिकता के बीज बो दिए जाते हैं, फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ कर दी जाती है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक सुधार मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य था भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो ये तो था ही नहीं, ये तो आपका 1919 का था। नरम दलों को सरकार में पक्ष में भारत में एक समुदाय के विरुद्ध युद्धों को लड़ना। तो यही हो जाएगा, भारत में एक समुदाय यानी मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना। नेक्स्ट देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन था। तो ये हो गया ये। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य आप लोग जान के, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, द्वैत शासन प्रारंभ होता है, हस्तांतरित विषय और सुरक्षित विषय जिसमें रहते हैं। सुरक्षित विषय जैसे पूछा जाए क्या रहेगा? तो राजस्व रहेगा, न्याय रहेगा, वित्त, पुलिस आदि रहेगा। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषय रहेगा। और अब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की जाएगी, यानी केंद्रीय विधान परिषद का स्थान अब राज्य परिषद तथा विधानसभा
यानी निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं भारत में उत्तरदायित्व शासन की बात को स्वीकार किया जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव में। नेक्स्ट देखिएगा 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्स अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप लोग बताइए। लॉर्ड जॉर्ज थे उतनी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। बहुत इम्पोर्टेंट मैंने कहा क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मैंने कहा 1861। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये भी कि इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट देखिएगा ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके अधिकार को और बल प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने एक बात कही थी 1935 के अधिनियम में, और यहाँ पे 1935 का अधिनियम के बारे में कुछ चर्चाएं भी कर लूँ। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें कम से कम मित्रों आधे से ज़्यादा आज हमारे भारतीय संविधान में उसकी झलक देखने को मिलती है। और 1935 का अधिनियम में क्या कहा गया कि अब द्वैध शासन की समाप्ति हो जाएगी। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा जा रहा है कि जो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन यानी 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया, यानी उसे केंद्र में तो लागू किया गया। यानी इसका उद्देश्य केंद्रीय प्रशासन के विषयों यानी रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषय हमने बताया था प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय व जनजाति क्षेत्र आदि का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करेगा तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषय मैंने कहा का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करेगा, यानी विधानसभा के प्रति वो सब उत्तरदायी होंगे, जैसे शिक्षा, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित, यानी जो अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी तो इस 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हो जाएगा। यानी कि अब भारत में जो पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कोर्ट बंगाल में स्थापित हो गया था, जिसमें चैम्बर, लिमेस्टर हाइट और सर एलिजम पे मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट बना है वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, तो सम्राट द्वारा की जाती थी। और यदि इनके निर्णय के विरुद्ध अपील करना है तो आप कहाँ जाएंगे, प्रीवी काउंसिल लंदन में जाएंगे। और 1 अक्टूबर 1937 में यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इसे क्या कहा गया, प्रारंभिक अपीली एप्लीएट एवं परामर्शदाती एडवाइजरी प्राप्त था। यानी इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की भी बात कर ली जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट सर मैरिस ग्रेवर थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी थे। प्रथम जस्टिस M.R. जैकेब थे, दूसरे जस्टिस M.S. सुल्तान थे। मैंने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहा गया, तो 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट देखिएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की रिपोर्ट थी, तो ये थी 1919 का आधार बनी।
नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, अब यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने बहुत सी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट देखिएगा, वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। तो ऑप्शन में विट्ठल भाई और वल्लभ भाई होगा तो विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। 1925 से 30 तक मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी बीबी पटेल हो जाएंगे, भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा रहा मित्रों। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग बताइए कि कब पारित हो गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ हो गई। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।